हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लेके आए हैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से ही आएंगे, जो बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें और जितना हो सके वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सवाल समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछे जाते हैं। कहा गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? तय करती है। और यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है? अधिक होती है, तो उसी यात्रा में वो 1/2 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रखा है। अब देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करना कैसे है। देखिए, मान लेते हैं इसका सार हो जाएगा। जो दे रखा है पहले से मान लो। क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक। तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर्स। अब क्या करते हैं? अब बोल रखा है कि क्या वही दूरी अगर जब हुआ, जब अपनी चाल चाल 5 किलोमीटर पर आवर्स अधिक करता है, अधिक करता है, यानी जब वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देगा? अधिक कर देगा। तब चाल क्या हो जाएगी? तब चाल बराबर x में 5 ऐड हो जाए, अधिक कर रहा तो ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। अब कुल दूरी कितनी दे रखी है? कुल दूरी, और ये दे रखा है आप यहाँ पे 180 किलोमीटर। यहां तक हो जाएगा। अब क्या करना है देखिएगा, कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं किसकी चाल से? पहले x किलोमीटर की चाल से। यहां लिखेंगे 180 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर्स की चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 180। देखो, फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। फार्मूला दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर, तो यहाँ पे 180 और बटे चाल कितनी है? x किलोमीटर पर चाल यही है ना, तो 180 बटे x, इतना घंटा लगेगा। ठीक। अब जैसे अगर यही कह दिया जाए 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, की चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब ये क्या हो जाएगा? 180 किलोमीटर दूरी है तो 180 लिखेंगे। अब चाल कितना है? x प्लस 5, इतना घंटा लग जाएगा। ठीक। तो x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चलेगा तो आपको इतने समय लगेंगे उसको तय करने में, वही दूरी। ठीक। अब क्या करना है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार ये बोल रखा है कि जब इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, अधिक होती है। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब कि 180 बटे x प्लस 5 जब अधिक होती है तो उसी यात्रा में से, उसी यात्रा मतलब इस यात्रा में 180 बटे x में 1/2 घंटा कम समय लेती है। क्या लेती है? 1/2 घंटा कम समय लेती है। तो ये जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक करेंगे तो पहले उसको लिख लेना, फिर जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसमें से वो जो कम बोला है, कम का मतलब घटा देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं आगे देखिएगा, इसको इधर लेके आते हैं, करें देखिएगा, ये हो जाएगा 180 बटे कितना x प्लस 5, और ये प्लस है इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस 180 बटे कितना हो जाएगा x इक्वल माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 और इंटू x आ जाएगा। x का गुणा 180 में करेंगे तो 180 x हो जाएगा, 180 का गुणा x में करेंगे तो 180 x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 बचे 90 यानी कितना आ जाएगा 900 बराबर -1/2। इतना तो कर ही सकते हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करना है ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 180 से 180 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -900 बटे x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर -1/2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई उसमें कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 2 9 कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा। इधर लेके चले जाओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करना है, 1800 का गुणनखंड करो ताकि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, कितना आ जाए जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हमको लाना है जोड़ने या घटाने पे 5। तो अगर आप इसका गुणनखंड करोगे 45 में जब आप 40 का गुणा करोगे तो 1800 आएगा, करके देख लेना। ठीक, और जब 45 में से आप 40 घटा दो कितना जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 45x माइनस 40x और माइनस कितना हो जाएगा 1800 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इसमें से और इसमें से ले लेते हैं कॉमन, इसमें से क्या कॉमन लेंगे x, तो आएगा कितना भैया x प्लस 45 आ जाएगा, और इसमें से माइनस क्या लेंगे हम 40 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस यहाँ पे भी 45 आ जाएगा बराबर 0। तो दोनों में x प्लस 45 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 40 और ये बराबर हो जाएगा 0। तो x प्लस 45 बराबर एक बार कर दो आप 0 और x माइनस 40 बराबर एक बार कर दो आप 0। तो x का मान आ जाएगा कितना, एक बार आ जाएगा -45 और एक x का मान आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखो जो दूरी होती है, जो रेलगाड़ी की चाल होती है वो क्या होती है माइनस नहीं होती है, इसलिए हम माइनस को नहीं लेंगे, प्लस को ले लेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल और ये बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। ठीक, प्यारा सा आप एक कमेंट करके वीडियो को प्यार से शेयर कर दीजिए। इतना काम आप मेरे लिए कर सकते हैं, प्लीज इतना काम आप कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, आगे चलते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, उस आपको देख के लग भी रहा होगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी समस्या होती है लिखने में। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब सोचो ये क्वेश्चन एकदम सरल है। क्या बोल रखा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4, 3 एक रेखाखंड है ना, तो इसमें ये ए है और ये क्या है? बी है। और ए के निर्देशांक -4, 3 है और बी के निर्देशांक 8, 5 है। तो -4, 3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो मान लेते हैं माना हुआ बिंदु P x, क्या है? y है। क्या है? x, y है। तो आप फार्मूला लगाते हैं क्या? विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक, तो ये क्या है? हमारा m1 है और ये क्या है? m2 है। तो हमें बस फार्मूला पता है क्या होता है? P x, y इक्वल टू यहाँ होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। ठीक, तो हमें फार्मूले में ये x1 है और ये y1 है और ये हमारा x2 है, ये क्या है? y2 है। इसी का मान फाइंड करना, यानी p ऑफ x, y का वैल्यू फाइंड करना। तो m1 का मान देखो ध्यान से, m1 का मान 3 है तो यहाँ लिखोगे 3 गुणे x2 का मान कितना है? 8 और यहाँ प्लस m2 का मान देखो 1 है, 1 और गुणे x1 का मान क्या है? -4, तो -4 और बटे आप वही कर लोगे m1 प्लस m2 यानी 3 + 1 m1 का मान देखो 3 है और गुणे y2 का मान कितना है? 5 है, प्लस m2 का मान देखो -4 है, कितना? m2 का मान 1 है और गुणे y1 का मान कितना है? 3 है और
और बटे कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कर लोगे। आगे क्या है 8 3 24 होता है, यानी 8 3 24 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और 3 एक कितना आ जाएगा 4, और ये 5 तिहाई 15 और प्लस 3 एकम 3 और ये हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ से निकल के आएगा 24 में से 4 गया 20 और बटे 4 और ये कामा और कुछ होगा, हाँ 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 बटे 4। काट सकते हो आप। तो हमारा जो p का मान निकल कर आएगा x कामा y इक्वल कितना हो जाएगा 4 पचे 20 कितना आ जाएगा y1। एक मिनट यार क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहीं पे दिक्कत है। ये देखो प्लस 4 है, ये माइनस 3 है, सॉरी यहाँ पे ये क्या है प्लस 4 है, ठीक, तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस 3 है, यहाँ पे ध्यान, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या है यहाँ पे प्लस आ गया तो 24 4 हो गया, यहाँ पे कितना जाएगा भैया माइनस में आएगा, ये माइनस आ जाएगा, 24 4 कितना हो जाएगा 28 और ये 15 में से 3 गया कितना जाएगा 12। काट सकते हो, अगर भाग करोगे 4 7 28 और 4 दिए कितना जाएगा 12, तो ये वाला हो जाएगा हमारा पी एक्स कामा वाई का मान। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या है एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या है ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, की भुजा क्या है 2a, क्या है 2a, ठीक। अब बोला गया है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा जो है वो कितनी है 2a है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की जो भुजा है वो 2 है। अच्छा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के जो साइड होते हैं वो तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण जो बनता है 60 अंश का बनता है, ठीक। तो ये क्या ये क्लास 9th में आपको प्रूफ भी कराएगा समबाहु त्रिभुज कि उसके जो कोण होते हैं कैसे 90 डिग्री होते हैं। ये क्या है हमारा एक समबाहु त्रिभुज, क्या है समबाहु त्रिभुज, A है ये, B है, C है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2a है। ये क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कितनी है 2a। अब बोल रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब, एक आप शीर्ष लंब डाल दो, क्वेश्चन में बोल रखा है शीर्ष लंब, ये मान लिया क्या है हमारा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब इसको मान लेते हैं D। जो शीर्ष लंब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वो दोनों तरफ से जो BD और DC होगा वो बराबर होंगे। तो देखो, तो यहां से हमने क्या लिखा सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में
ए बी सी में ए से डी तक एक शीर्ष लंब खींचा, एक शीर्ष लंब डाला, इतना आप लिख सकते हैं ना। और डाला जो BD बराबर DC है, जो BD डाला तथा BD बराबर क्या हो जाएगा DC, अर्थात BD जो होगा DC के बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है BD जो है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं देखो, ओह नो सॉरी, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है, देखिएगा। वैसे क्लियर तो आपको देख ही रहा होगा। कह रहा है त्रिभुज ABC, हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में A से D तक क्या डाल दिया, एक शीर्ष लंब डाला, और ये BD जो है DC के क्या है, बराबर है। अच्छा बताओ, अगर BD जो है DC के बराबर है तो जो DC होगा, BD ले लो चाहे DC ले लो, जो यानी कि BD लेते हैं ना, जो BD होगा वो क्या होगा, 1/2 BC, यानी ये वाली जो पूरी रेखा है, ये वाली यहाँ देख रहे हो ना, ये वाली जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी BD तक की क्या होगी, आधी होगी। मतलब ये टोटल 2A है, तो अगर ये 2A है तो यहाँ पे देख लो, इसी सभी समझ में आ जाएगा आपको। ये जो BD है, अगर BD का मान हम चाहें तो BD इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई BC कितना है हमारा 2A है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो BD बराबर क्या निकल आएगा, BD बराबर A निकल आएगा, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। BD बराबर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। देखो यानी कहने का मतलब यही समझ लो, अगर ये 2A है तो इसका मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है शीर्ष लंब यानी AD की लंबाई पूछ रही है, क्या पूछ रही है, AD की लंबाई। तो एक चीज हमें दिख रही है क्या, ये क्या है, अगर हम ट्रायंगल ABC देखें, देखो ADB में अगर देखें तो यह एक, यह एक क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, क्योंकि एक कोण उसका 90 अंश का है, इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। यह एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, देखो ये BD बराबर DC कैसे है ना, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये और इसके दो क्या है, ये सर्वांग सम है। तो ये आपका ये त्रिभुज उसके सर्वांग सम होगा, तब जाके BD जो है DC के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से AD में अगर देखें तो यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, हम उसमें देखो कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, कर्ण हो जाएगी, यानी AB स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD यानी कि BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, AD का ही वैल्यू हमें फाइंड करना है, AD का वैल्यू क्या करना है हमें, फाइंड करना, AD स्क्वायर, AD फाइंड करना है। तो AD नहीं सॉरी, ये क्या है भैया, AB है, ये जो है हमारा AB है, और ये क्या है, AB स्क्वायर है, क्या है, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। अच्छा AB का मान देखो दे रखा कितना है, 2A है, यानी 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। AD कितना, AD को हमें फाइंड करना है, और प्लस BD कितना है, A है, यानी A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना 4A स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, -A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर। बताओ 4A में से A घटाओगे कितना आ जाएगा, 3A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। तो AD का अगर मान निकालोगे तो ये रूट बना लेगा क्या, 3A स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AD, यही आएगा ना। अगर आप यहाँ से AD का जो मान निकालना चाहते हो तो
AD बराबर a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अब अंदर क्या बचेगा 3। AD बराबर क्या निकल आएगा हमारी √3। अतः शीर्ष लंब की लंबाई, अतः शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी a√3 या फिर √3a बोल सकते हो, √3a हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे तो ये लंबाई जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई √3a। अब ये चीजें आप ध्यान रखना। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आपको जरा सा भी दिक्कत लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पुनः बता दूंगा, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, वीडियो में लगातार बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से बारी बारी से सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AC वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो देखो एक वृत्त है कुछ इस प्रकार से है ना, नहीं बनता है, इसको बनाना पड़ेगा। एक सर्किल है, ठीक। अब इसमें बोल रखा है कि एक वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा मतलब यहाँ पे एक जीवा है, अब उसका नाम क्या है भैया AC। AC एक जीवा है, वृत्त के केंद्र, यहाँ वृत्त का क्या है केंद्र, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है कुछ इस प्रकार, ये बना रही है वृत्त के केंद्र पर समकोण बना रही है, यानी 90 समकोण का मतलब 90 अंश बनाती है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये O है। तो बोल रखा है कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब जानते हो हमको ये फाइंड करना, ये नीचे वाला पार्ट ना, ये चीजें हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अब देखो क्या करते हैं, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड निकालने के बाद दीर्घ वृत्तखंड निकालना तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिएगा सॉल्व में जो दे रखा उसे पहले आप लिखो, क्या दिया है त्रिज्या R बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, कोण यानी थीटा बन रहा है, कोण थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, ठीक। तो यहां से पाई का मान हमें 3.14 लेना है, पाई का मान लेना है 3.14। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब ये फार्मूला होता है, ध्यान देना, ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर, सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मूला याद करना, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये ठीक। अब वैल्यू बस आपको पुट कर देने, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पाई थीटा, पाई का मान तो बता रखा है हमने क्या रखना है, पहले आर रख लो, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और मल्टीप्लाई थीटा देखो कितना है 90 डिग्री है, अपान कितना हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस साइन थीटा, थीटा का स्थान पे 90 रख दोगे साइन 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री, अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, क्या होता है 100, और उसके बाद बताओ 0 से 0 कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 चौक कितना आ जाएगा 36, तो 4 का अगर हम इसमें भाग कर दें, देखो ये बचेगा पहले 3.14 अपान कितना आ जाएगा 4, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, बटे कितना आ जाएगा 2, इससे अच्छा एलसीएम लेके साथ करते हैं ना, ये 100 हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 3.14 हो जाएगा, माइनस 2 2 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब बताओ ये 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0.00 कर सकते हो,
2 3 मत 2 घटे 1 यानी 1.00 सॉरी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 14 अपान कितना हो जाएगा 4। देखो 4 से अगर काटना चाहते हो 4 1 जा 4 4 25 जा यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 25 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 1.14। बताओ 25 चौका 100 100 का 0 हासिल कितना लगा 10 25 से कम 25 और 25 10 कितना हो जाता है 35 35 का 5 और हासिल कितना लगा 3 और 25 से कम 25 और 25 3 कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया है वो हमारा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें क्या निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला देखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर देखो वो होता है ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला आप माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यानी यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है यही है ना लघु वृत्तखंड और ये कितना आया है 28 पॉइंट कितना है 5। अच्छा पाई का मान रखना 3.14 और 10 का स्क्वायर करना है माइनस हो जाएगा 28.5। अब बताओ 3.14 और 10 10 जा 100 आ जाएगा और माइनस 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अच्छा बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 314 आएगा नहीं आएगा माइनस 28 और पॉइंट कितना आ जाएगा 5। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करना आता है ना 344 से आपको 28.5 सब्ट्रैक्ट यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दो 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा कितना 3 13 13 में से 8 गया 5 पॉइंट नीचे लगा लो यहाँ बचा कितना 10 10 में से 2 गया कितना 8 यहाँ बचा 2 तो कितना आ जाएगा भैया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया ये हमारा क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हो जाएगा बताओ कोई दिक्कत है इसमें कर लोगे ना वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चले आगे। ठीक ये क्वेश्चन देखिए दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देखो घन का आयतन मतलब दो घन दे रखे हैं उनमें से प्रत्येक का आयतन सॉल्व में देखिएगा जो दिया पहले आप उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है घन का आयतन घन का आयतन ये दे रखा कितना 64 घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक 64 सेंटीमीटर क्यूब ठीक। अब इसका देखो मान लेते हैं माना माना घन की भुजा भुजा ये बराबर क्या मान लेते हैं ए है। तो पहले हम देखते हैं घन का आयतन घन का आयतन बराबर क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है तो घन का आयतन फार्मूला क्या होता है ए क्यूब होता है। क्या ए क्यूब यानी 64। अब ए क्यूब से अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 8 टाइम 4 चौक 16 चौक 4 का क्यूब बोल सकते हो। ठीक तो ए क्यूब से क्यूब कट जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर ये ए आ गया। ठीक तो दो घनाभ देखो घनाभ कैसे बनता है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है जैसे
ये पहले घन है, ठीक, ये क्या है, ये घन है। तो इनके संलग्न फलकों को मिलाकर, तो अब इनके संलग्न मतलब इसको भी ऐसे मिला दिया है, ये कुछ ऐसा है, नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर इसको ऐसे मिला दिया हमने, और फिर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लेके आया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, और हमने इसको कुछ ऐसा मिला दिया, और इसको हमने ऐसा मिटा दिया, यहाँ पे बना दिया ये ऐसा है ना, इसको हमने फिर ऐसा किया, फिर ऐसा कर दिया, ये हो गया। अब देखो ये दो संलग्न फलकों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इन जो संलग्न फलकों को हमने मिलाया है, ये ऐसा है, ठीक, इनके जो संलग्न फलकों को हमने मिलाया है, अब देखो मिलाया जो है वो क्या बना रहे हैं, जैसे अच्छा बताओ, अगर घनाभ है, घनाभ घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये 4 होगा, ये भी 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 4 होगा। अच्छा बताओ, ये 4 होगा। अब बताओ ये घनाभ अगर बन रहा है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 + 4 मिल कितना हो जाएगा, 8, तो घनाभ बन गया। अब घनाभ की लंबाई में तो परिवर्तन हो गया, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्राप्त घनाभ की लंबाई यानी L बराबर कितना हो जाएगी, 4 + 4 और बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और प्राप्त घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई को डिनोट करते हैं 20 से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, देख लो यही 4 उधर भी है, 4 उधर भी। और प्राप्त घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई में देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब बोल रखा है तो क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो फार्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक, 2 × LB + BH + HL होता है। ये किसका फार्मूला होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। मान रख दो 2 × अब देखो LB, L का मतलब कितना, L है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 और गुणे B कितना है 4, और प्लस BH, अच्छा BH मतलब B हो जाएगा 4, और HB कितना हो जाएगा 4, देखो H 4 हो गया ना, फिर प्लस HL, H मतलब 4 और L का मतलब 8, तो ये हमारा बन जाएगा इतना। अब अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 2 × बताओ 8 चौक 32, 4 चौक 16 + 8 चौक 32, ये आ जाएगा कितना, 2 × 32, 32 64, और 64 6 कितना होता है, 64 6 70 10 80, यानी कितना जाएगा 80। अब बताओ 8 × 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में आता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर हर बार पूछा जाता है, अब बहुत ही सरल है। आगे चलें, चलो फिर अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है जैसे ही कहा गया है इसमें कि एक थैले में 5 लाल गेंद, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, और कुछ नीली गेंद है, और कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है? तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन है देखो एकदम सरल, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, कितनी है? 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है? 2 गुनी है, तो नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख लेना, माना नीली गेंद की संख्या बराबर कितना? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ठीक, क्या मान लेते हैं हम? x। लाल गेंद तो दिया गया है, तथा लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, और ये कितना दे रखा है भैया? ये दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना? 5 प्लस x, ये इतना है, ठीक। अगर हम नीली गेंद की, पहले नीली गेंद की प्रायिकता निकाल लें। तो नीली गेंद की प्रायिकता अगर निकालेंगे, देखो प्रायिकता ऑफ नीली गेंद तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? देखो नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद जो दे रखी है हमारी, नीली गेंद हमारी x है, तो x हो जाएगा। अब कुल गेंद कितनी है? 5 प्लस x। जितनी नीली गेंद वो ले लें, उसको आपको लेना है, ऊपर रखना है, जो टोटल है उसको आपको नीचे रखना है। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? x अपान 5 प्लस x। अगर हम निकालें किसका? प्रायिकता ऑफ लाल गेंद की, किसकी? लाल गेंद की। अब लाल गेंद की प्रायिकता आप निकालोगे, बताओ क्या होगा? लाल गेंद कितनी है? 5 है, और कुल गेंद कितनी है? 5 प्लस x है, तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी इतना। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता जो है
लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है। लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है? 2 गुनी। जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है। अब बताओ नीली गेंद की प्रायिकता हमने क्या निकाल रखी है? x अपान 5 प्लस एक्स बराबर 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे वाला देखो दोनों सेम सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कट मार जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या? बचेगा x इक्वल टू 2 गुणे 5 और 2 बचे कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा नीली गेंदों की संख्या। अब लिख सकते हो आप, अतः नीली गेंद की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? एकदम सरल क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपका फ्री का लग जाएगा। वैसे टाइम कितने हो रहे हैं? टाइम हो रहे हैं 8:39 एंड 8:40। एक क्वेश्चन और देख लो। एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या बोला गया है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग तो डरते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या है? आंकड़ों का आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये चीजें हमको दे रखी है। पहले दे रखा है वर्ग अंतराल, फिर दे रखी है 12 अंक। ये चीजें दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8। अब देखो इसमें दे रखा है 0 से 20, 0 से 20, फिर दे रखा है 20 से 40 ना, और 40 से 60, और दे रखा है 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100, और 100 से 120, और 120 से 140, 140। एक स्पेस बच गया क्या? चलो एक तो बच गया, एक गैप हो गया। और 6 8 10 12 6 5 3, 6 8 10 12, 6 8 10 12 6 5 3, 6 5 3। अब हमको निकालना है क्या? इसका बहुलक। क्या फाइंड करना है? बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला देखो क्या होता है। अच्छा देखो ये बहुलक में हमें ये देखना है जो सबसे बड़ा होगा उसको हम f1 मानते हैं। सबसे बड़ा बारंबारता क्या है? f, यही 12 ना, ये हमारा क्या हो गया? f1। इसके ठीक पहले को f0 मानते हैं, इसके ठीक बाद को f2 मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जो सबसे अधिक बारंबारता है वही उसका क्या होगा? माध्यक यानी बहुलक वर्ग होगा। सबसे अधिक
बारंबारता, बारंबारता 12 है, अतः बहुलक, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 60 से 80, 60 से 80 ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें देखो f1 का मान पता, f1 इक्वल टू कितना हो गया 12 और f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और f0 इधर लिख दो, f0 इक्वल हो जाएगा कितना 10, यानी f0 f1 f2 और एक चीज हो गया यहाँ से l का मतलब होता है निचली सीमा, l बराबर कितना हो गया 60 और h निकालो, h बराबर कितना आ गया 20, यानी 80 में से आप क्या करोगे 60 को घटा दोगे। अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर ये होता है l प्लस, क्या होता है l प्लस, ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना होता है h। बाकी अगर आप चाहोगे इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। l का मान 60 हो जाएगा प्लस f1 का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस f0 का मान कितना होगा, f0 ये है यानी 10, यहाँ 10 आ जाएगा बटे 2f1, f1 का मान कितना है, f1 कितना है 12 है ना f1, और ये माइनस f0 कितना है 10 और f2 कितना है 6 और गुणे h कितना है 20, सॉल्व कर दो आंसर 60 प्लस 12 में से 10 गया कितना जाएगा 2 बटे 12 दूनी 24 माइनस 10 और 6 कितना 16 गुणे कितना 20, तो ये हो जाएगा 60 और प्लस 2 बटे 24 में 16 घटाए कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 और गुणे 20, 2 4 8 4 एकम 4 4 बचे 20, यानी बचा कितना 60 प्लस 5, तो इसका बहुलक वर्ग कितना जाएगा, बहुलक आ जाएगा 60 5 65, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, लग जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के। ये जो जितने क्वेश्चन आपको बताएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अगर जो लोग स्किप करके देखे हैं, भगा करके देखे हैं, सीधा शुरू से लास्ट में आ गए हैं, वो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को पुनः रिवाइज कर लेंगे। ठीक, ये आपके लिए ही बेनिफिट देगा, हमको नहीं। हमारा काम है समझाना बताना और आपका काम है उसी मार्ग पे चलना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक खास बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग नए हैं, और बाकी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देख करके स्किप करके वो लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट भी कर दें, कमेंट भी जरूर करें। कमेंट में कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक, ये चीजें आप खास करके ध्यान रखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।